सबसे पहले बड़ी खबर है लखीमपुर से। 20 छात्राओं को सरकारी स्कूल में बंधक बनाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 2 टीचरों ने इन 20 छात्राओं को बंधक बनाया। अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए छात्राओं को बंधक बना दिया गया है। देखिए 3 घंटे तक स्कूल की छत पर छात्राओं को बंधक बनाकर रखा गया। बेगम ब्लॉक के कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल का ये मामला है। पुलिस की टीम ने बंधक बनाए गए छात्राओं को छुड़ाया। ये अपडेट है। दोनों टीचरों पर छात्राओं ने प्रताड़ना का आरोप लगाया है। इसी पर अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे साथ नवीन अवस्थी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नवीन, ये पूरा मसला है क्या? और 2 टीचर ये बंधक जो बना रहे हैं 20 छात्रों को, हालांकि इनको छुड़ा दिया गया है, क्या कह रहे हैं इनके बारे में? जी बिल्कुल, आपको दीपा बताते हैं। बृहस्पतिवार देर रात का मामला है। यहाँ पर कई टीचर जो महिला टीचर हैं आवासीय बालिका विद्यालय में आपस में विवाद हो रहा था, जिससे 2 टीचरों का ट्रांसफर कर दिया गया था। तो तबादला रुकवाने के लिए इन्होंने 20 छात्राओं को ऊपर के कमरे में बंद कर दिया। इसकी जानकारी जब बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी, तो उन्होंने तुरंत वहां से पहुंचे और पुलिस को इत्तला किया। पुलिस के साथ महिला पुलिस के साथ ये हुआ पहुंचे तो बच्चों को आजाद कराया है। इस तरीके से मामला हुआ। तो सभी वहाँ के जो आवासीय परिसर में बच्चे रहते हैं, बालिकाएं रहती हैं पढ़ने के लिए, उनको उनके घर वापस कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत पांडे का कहना है कि जब तक अब पूरी तरीके से वहाँ पर दूसरों जो वहाँ से हटा दिए गए हैं उसकी जगह पर नई तैनाती की जाएगी, तब वहाँ से फिर से शिक्षण का कार्य शुरू किया जाएगा। फिलहाल ये तबादला के लिए इन्होंने 20 छात्राओं को बंधक बना लिया। ये अच्छा, कार्रवाई को लेकर क्या कह रहे हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी नवीन? बिल्कुल, थाना नीमगांव इलाके का ये मामला है और थाना नीमगांव इलाके में बेसिक शिक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत पांडे ने दोनों महिला टीचर मनोरमा मिश्रा, गोल्डी कटियार के ऊपर FIR दर्ज करा दी गई है। साथ ही उनको तबादला इनके खिलाफ जो है जांच की जा रही है। 4 सदस्यीय टीम बेसिक शिक्षा अधिकारी ने लगाई है और 3 दिन का उनको समय दिया गया है कि 3 दिन के अंदर जांच पूरी कर कार्रवाई की बात आगे की जा रही है। 4 सदस्यीय टीम को लगाया गया है जो पूरे मामले की जांच पड़ताल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका नवीन, आप लगातार नजर बनाए रखिए। देहरादून से बड़ी खबर है। 4 धाम यात्रा पर समीक्षा बैठक में नाराज हुए मंत्री सतपाल महाराज। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सतपाल महाराज ने कहा यात्रा शुरू होने वाली है पर अभी भी पर्याप्त संसाधन मौजूद नहीं है। देखिए बड़ी जानकारी, पर्यटन मंत्री है सतपाल महाराज जो कि नाराज हो गए हैं। 4 धाम यात्रा की कुछ ही दिनों में शुरुआत होने वाली है और यात्रा पर ही समीक्षा बैठक हुई। बैठक में नाराज हुए मंत्री जी और सतपाल महाराज ने कहा कि यात्रा शुरू होने में बहुत कम वक्त बाकी है लेकिन अभी तक पर्याप्त संसाधन नहीं है। जहां भूस्खलन की ज्यादा दिक्कत है वहां व्यवस्था हो, सतपाल महाराज ने कहा है। और क्या कुछ कहा ये जान लेते हैं। हमारे सहयोगी पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज, नाराज दिखाई दे रहे हैं सतपाल महाराज, क्या कुछ कहा गया इनकी तरफ से, बताएं विस्तार से। बिल्कुल दीपा, देखिए ये 4 धाम यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक है। सभी विभाग के अधिकारी अपनी अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लेकिन सतपाल महाराज ने सभी अधिकारियों को ये कहा है कि 4 धाम यात्रा शुरू होने में मात्र हफ्ते भर का वक्त है, लेकिन व्यवस्थाएं अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। उन्होंने खुद की अपनी आपबीती भी सुनाई है कि हाल ही में वो अभी 4 धाम यात्रा मार्गों पर गए थे और वहां पर उन्होंने देखा तो वो खुद 2 घंटे किसी लैंडस्लाइड की वजह से फंसे रहे, लेकिन JCP और तमाम जो अधिकारी कर्मचारी थे वो 2 घंटे तक भी वहां नहीं पहुंचे। ऐसी स्थिति में 4 धाम यात्रा को कैसे संचालित किया जाएगा, क्योंकि खुद वो PWD मिनिस्टर है, उनका खुद 2 घंटे वहां फंसे रहना किस तरह से ये साफ जाहिर कर रहा है कि यात्रा की व्यवस्था किस तरह की हो सकती है। फिलहाल वो अभी सभी अधिकारियों के साथ एक एक करके बातचीत भी कर रहे हैं, उनसे जानकारी भी ले रहे हैं कि 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाएं क्या है। खाने पीने के लिए यदि कहीं लैंडस्लाइड की व्यवस्था हो जाती है तो वहां पर बच्चों के लिए पानी और दूध की व्यवस्था की जाए, लोगों के लिए भी वहां पर पर्याप्त संसाधन किए जाए और ऐसे पॉइंट चिन्हित किए जाए जहां पर सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होता है और वहां पर यातायात बाधित होता है। वहां पर 24 घंटे JCP के साथ साथ जो एक कर्मचारी की ड्यूटी वहां लगा जाए जो मौके पर पहुंचे। इस तरह की व्यवस्थाएं देखी और खुद वो नाराज हुए हैं हेली सेवाओं की टिकटों को लेकर भी, उसके अलावा जो हेली कंडक्टर और जो पायलट होते हैं उनका वेरिफिकेशन को लेकर भी, अन्य तमाम व्यवस्थाओं को लेकर। 3 मई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होनी है और 25 अप्रैल तक का पूरा टारगेट रखा गया था कि तब तक सारी खामियों को दूर कर लिया जाएगा, लेकिन जब कमियां दूर नहीं हुए तो गुस्से में आ गए सतपाल महाराज। बहुत शुक्रिया आपका पंकज पूरी जानकारी के लिए। देखिए वहीं 24 अप्रैल को उत्तराखंड कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। नए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों, महानगर अध्यक्ष और फ्रंटल संगठनों के अध्यक्षों के साथ में बैठक करेंगे और बैठक में सभी विधायक मौजूद रह सकते हैं, ऐसी जानकारी है। और इसके अलावा विधानसभा सीटों से चुनाव लड़े प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे, ऐसी जानकारी है। माना यह जा रहा है कि नए अध्यक्ष नए संगठन के विस्तार को लेकर भी नेताओं से रायशुमारी कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं।
24 तारीख को माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई है और उसमें हमारे जिला अध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं और हमारे फ्रंटल हमारे जो यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, सेवा दल, इंटक हैं और हमारे जितने प्रकोष्ठ हैं उनके हैं, जो हमारे विभाग हैं उनके प्रदेश के अध्यक्षों की बैठक बुलाई है, जिसमें संगठन में एक तो सदस्यता अभियान में चर्चा होगी, दूसरा हम संगठन को किस तरीके से मजबूत बना सकते हैं, तमाम जनहित के मुद्दों पर आगे की आंदोलन की रणनीति बनानी है, इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई है। माननीय अध्यक्ष जी स्वयं उपस्थित रहेंगे और कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेतागण भी उपस्थित रहेंगे। कल उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक होनी है। अब संगठन स्तर पर भी कई बदलाव हो सकते हैं, ये कहा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा सभी नेताओं के साथ में करेंगे बैठक और ये भी जानकारी है कि जितने विधायक जीते हैं वो भी बैठक में शामिल होंगे और उनसे भी रायशुमारी होगी। किस तरीके से आगे बढ़ना है इसका रोड मैप तैयार किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज से भाजपा सांसद हैं रीता बहुगुणा जोशी। उन्होंने एक किताब लिखी है। ये किताब उन्होंने अपने पिता हेमवती नंदन बहुगुणा पर लिखी है, लेकिन अब ये किताब विवादों में आ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी की इस किताब में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को लेकर कुछ विवादित अंश हैं। साथ ही उन्होंने अपने पिता हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ साजिश रचने का भी जिक्र अपनी किताब में किया है और इसीलिए लोकार्पण से पहले किताब को लेकर विवाद शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और इलाहाबाद से सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने अपने पिता स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के जीवन पर एक किताब लिखी है। ये किताब विमोचन से पहले ही सुर्खियों में भी है, विवादों में भी है। तमाम लोगों पर टिप्पणी की गई है, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजेंद्र कुमारी वाजपेयी पर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। विमोचन का क्या कार्यक्रम है, कब होगा, किसके जरिए किया जाए? लोकार्पण है, उपराष्ट्रपति जी इसका लोकार्पण करेंगे। इसकी पहला एडिशन 1997 में आया था, फिर उसके बाद उससे मैं विमोचन नहीं करा पाए थे और उसको मैंने फिर रिविजिट किया। जब कोरोना काल आया तो मैंने उसको पढ़ा, उसमें बहुत संशोधन की आवश्यकता थी, तो मैंने उसमें काफ़ी परिवर्तन करते हुए और उसका अंग्रेज़ी अनुवाद भी करवा कर और अब इंग्लिश हिंदी दोनों में हेमवती नंदन बहुगुणा पॉलिटिकल क्रूसेडर और हेमवती नंदन बहुगुणा जनचेतना के संवाहक, इन दो नामों से हिंदी और इंग्लिश में उसका जो है लोकार्पण उपराष्ट्रपति जी श्री वेंकैया नायडू जी 4 तारीख को उपराष्ट्रपति भवन दिल्ली से करेंगे। इस किताब में तमाम बातें लिखी हुई हैं, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में हो, चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के बारे में हो, डॉक्टर राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जी के बारे में हो, अमिताभ बच्चन जी। ये क्या आपका व्यक्तिगत अनुभव है या जुटाई हुई सामग्री है इसमें जो कुछ भी लिखा है? नहीं, मुझे बड़ा खेद है इस बात का कि आपने 4 नाम चुने। देखिए, वो इतिहास 50 वर्षों का है। पिताजी का प्रयागराज आना और राजनीति में जुटना, और ये बात तो सत्य है कि उत्तर प्रदेश के वो बहुत ही ऊंचे कद के नेता हुए और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बड़ी पहचान बनी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उस किताब में इमरजेंसी के ऊपर बहुत वृत्तांत से लिखा गया है। उस किताब में स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भित हमारे संविधान को मद्देनज़र रखते हुए उस युग के नेताओं ने कैसे कैसे अपने टारगेट्स बनाए लाइफ में और कैसे कैसे अपने लक्ष्यों को बनाकर और राष्ट्रभक्ति के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर राजनीति की, और फिर कैसे जनता पार्टी बनी और टूटी, फिर 10 साल का क्या संघर्ष रहा, और ख़ास तौर से संसदीय लोकतंत्र में जो गढ़वाल का चुनाव है वो एक बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव है और वो एक मील का पत्थर है कि उन्होंने जब पार्टी छोड़ी कांग्रेस अंतिम बार और उसके साथ साथ अपनी सीट भी रिज़ाइन की और स्वतंत्र लड़े, तो वो चुनाव लगभग 1 साल तक चला और एक प्रधानमंत्री ने 34 जनसभाएं एक उपचुनाव में की। देखिए, आप लोग खुद इलाहाबाद लेकर बैठ गए हैं। अब जब वृत्तांत चलेगा 325 पन्ने का, तो उसमें अगर मान लीजिए 10 लाइन किसी एक नेता पर है, तो मैंने इस किताब को बहुत ही समझदारी से लिखा है। मैं प्रत्यक्ष जो हूँ मैंने प्रत्यक्ष रूप से घटनाओं को देखा है। बड़ी खबर है प्रयागराज से। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कल जा सकते हैं प्रयागराज, ऐसी जानकारी मिल रही है। पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सकते हैं अखिलेश यादव, ऐसी खबर है। सपा के 2 विधायक और जिला अध्यक्ष सुबह घटनास्थल पर पहुंचे थे, मौका वारदात पर पहुंचे हुए थे। पार्टी नेताओं ने अखिलेश यादव को पूरी घटना की रिपोर्ट भेजी है
और प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी है। विपक्ष हमलावर है। कानून व्यवस्था के मसले पर योगी सरकार को घेरा जा रहा है और इसी बीच में बड़ी जानकारी अखिलेश यादव को लेकर है, समाजवादी पार्टी को लेकर है कि अखिलेश यादव कल जा सकते हैं प्रयागराज और पीड़ित परिवार से, परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं अखिलेश यादव। ऐसी खबर और सपा के 2 विधायक जिलाध्यक्ष सुबह वहां पर पहुंचे हुए थे, उनकी बात भी हमने आपको सुनवाई। पार्टी नेताओं ने अखिलेश यादव को पूरी जानकारी दी है घटना के बारे में, किस तरीके से वहां पर लगातार सीरियल किलिंग की जो वारदातें हैं वो हो रही हैं, इससे भी अखिलेश को रूबरू करवाया उनके पार्टी के स्थानीय नेताओं ने। और खबर यह है कि अखिलेश यादव कल जा सकते हैं वहां जाकर के मौके का मुआयना कर सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं, परिजनों से मिल सकते हैं। और प्रयागराज में देखिए एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। अभी तक कोई जानकारी नहीं है, पुलिस नहीं बता पा रही है कि वाकई में हुआ क्या, कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं, कोई विवाद, कोई दुश्मनी, कोई रंजिश। इसको लेकर 5 टीमें पुलिस की जांच पड़ताल में लगातार जुटी हुई हैं और इस मसले पर अब सरकार की फजीहत हो रही है, स्थानीय प्रशासन की फजीहत हो रही है। ये कहा जा रहा है कि पुलिस का फेल्योर है, साफ तौर से एक के बाद एक कई वारदातें प्रयागराज में हो रही है, नाकाम साबित हो रही है पुलिस तमाम वारदातों को रोक पाने में। अब आपने देखा था थोड़ी देर पहले मायावती का ट्वीट भी हमने आपको दिखाया था, उसमें उन्होंने कहा था कि इस पूरे मसले पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। मायावती ने भी हमला बोला था। अब अखिलेश यादव को लेकर जानकारी ये है कि कल हो सकता है प्रयागराज अखिलेश यादव पहुंचे, इस पर लगातार हमारी नजर रहेगी। इसी बीच एक बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चंपावत से चुनाव लड़ने की स्थिति साफ होने के बाद कांग्रेस में प्रत्याशी को लेकर मंथन शुरू हो गया है। इस विधानसभा चुनाव में रहे प्रत्याशी पर ही कांग्रेस जताएगी विश्वास या फिर किसी अन्य पर दांव खेला जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने कहा कि गंभीरता से उपचुनाव लड़ा जाएगा। प्रदेश स्तरीय नेताओं और हाईकमान से विचार विमर्श के बाद कांग्रेस चंपावत सीट पर प्रत्याशी का नाम फाइनल करेगी, ये कहा जा रहा है। अब देखिए, जिसको पहले मैदान में उतारा था, जिसको हार का सामना करना पड़ा, प्रत्याशी वही वाला उतारा जाएगा इस बार भी उपचुनाव में, या फिर कोई बदलाव कांग्रेस करने जा रही है। इस पर जब पूछा गया कांग्रेस के नेताओं से तो कहा कि विचार विमर्श हो रहा है, हाईकमान से भी पूछा जाएगा, जो भी कहा जाएगा फाइनल फैसला उसके बाद सबके सामने होगा। हरिद्वार से खबर है, हरिद्वार में मनसा देवी ट्रस्ट को लेकर असली नकली का खेल लगातार जारी है। महंत रविंद्रपुरी महाराज और वासु सिंह के बीच ट्रस्ट को लेकर घमासान मचा हुआ है। रविंद्रपुरी का कहना है कि मनसा देवी के नाम पर बनाया गया ट्रस्ट फर्जी है, वहीं दूसरी तरफ वासु सिंह ने आरटीआई से मिली जानकारी के आधार पर रविंद्रपुरी को मनसा देवी का फर्जी अध्यक्ष बताया और कहा कि वो फर्जी तरीके से मनसा देवी मंदिर का संचालन कर रहे हैं। अब ट्रस्ट को लेकर किस तरीके से घमासान मचा हुआ है उसकी हर एक जानकारी आपको दे रहे हैं। रविंद्रपुरी और वासु सिंह के बीच में ये घमासान है। एक तरफ रविंद्रपुरी हैं जिनका कहना है कि मनसा देवी के नाम पर ट्रस्ट जो बनाया गया है वो फर्जी है, तो वहीं देखिए दूसरी तरफ वासु सिंह भी ये कह रहे हैं आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक कि रविंद्रपुरी को मनसा देवी का फर्जी अध्यक्ष बताया गया। इन्होंने एक फर्जी ट्रस्ट बनाया। ये जो ट्रस्ट बनाया इन्होंने जो है 16 फरवरी को वो ट्रस्ट इन्होंने हरिद्वार में रजिस्टर्ड किया। अब मुझे इस चीज़ से भी बहुत दुख होता है कि जो हमारे अधिकारी यहाँ पे है, रजिस्ट्रार जो है, रजिस्ट्रार साहब ने ये ट्रस्ट जो है कैसे रजिस्टर्ड किया, जबकि ट्रस्ट में क्या लिखा है, मनसा देवी मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट। भाई आप मनसा देवी नाम लिखते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, आपने मनसा देवी मंदिर के नाम का ट्रस्ट कैसे बनाया? ये जो हमारे यहाँ के जो रजिस्ट्रार है, मैं उनसे ये पूछूंगा, मैं उनके ऊपर भी केस दायर में करूंगा। आपने ट्रस्ट कैसे हमारे नाम का बनाया? इसमें पहले तो कोर्ट जाएंगे। जो इन्होंने हमारे बारे में बोला है या मेरे व्यक्तिगत उसके बारे में बोला है, मेरे पिताजी के नाम पे भी मुकदमा दर्ज है, हालांकि उनका इस ट्रस्ट से कोई लेन देन नहीं है। अभी तक मेरे पिताजी का इस ट्रस्ट से कोई लेन देन नहीं है। द्वेष भाव में इन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। हम अपना पक्ष रखेंगे, सत्य को हम सामने लेके आएंगे और मैं ये भी दावा कर सकता हूँ कि इनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं हो सकता ट्रस्ट संचालन का जो कि ये पेश कर सके।